जय हिंद दोस्तों पिछले कुछ समय से सरकार प्राइवेटाइजेशन में लगी हुई है। कई सरकारी कंपनियों का सरकार ने प्राइवेटाइजेशन किया है। हाल ही में आपने सुना होगा कि एयर इंडिया को भी टाटा ने खरीद लिया है। कई इंश्योरेंस सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन हुआ और कई कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है और आगे करने की भी बात चल रही है। तो सरकार प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण को लेकर इतनी ज़्यादा उतावली क्यों है? कई लोगों का मानना है कि सरकार सरकारी कंपनियों को प्राइवेट हाथों में बेच रही है, लेकिन कुछ लोग इस प्राइवेटाइजेशन को अच्छा मानते हैं। उनका ऐसा मानना है कि इससे जो एफिशिएंसी है वो बढ़ेगी, काम बेहतर तरीके से हो पाएगा। अब दोनों में से किसकी बात सही है? क्या प्राइवेटाइजेशन से नुकसान है या प्राइवेटाइजेशन से फ़ायदा है, या दोनों के बीच में कोई स्थिति है, कोई साम्य है जो दोनों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा? तो इस वीडियो में आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि इससे फ़ायदा है या नुकसान है। तो दोस्तों, प्राइवेटाइजेशन को और अच्छी तरीके से समझने के लिए सबसे पहले हमें दो पर्सपेक्टिव को समझना पड़ेगा। सीधा कहूँ तो लेफ़्ट अप्रोच क्या है इसका और राइट अप्रोच क्या है इसका। लेफ़्ट अप्रोच यानी लेफ़्ट पर्सपेक्टिव, वामपंथ ये कहता है कि सरकार की जितनी भी पॉलिसीज़ होनी चाहिए वो प्रो पुअर पॉलिसीज़ होनी चाहिए। यानी सरकार कोई भी पॉलिसी अगर बनाती है तो सबसे पहले जो ध्यान रखा जाना चाहिए वो गरीबों का ध्यान रखा जाना चाहिए। इस पर्सपेक्टिव में ये भी कहा गया है कि सरकार के पास में जितना भी धन होगा वो गरीबों को सब्सिडी के रूप में उसका हिस्सा जो है वो दिया जाना चाहिए और सरकार के धन में लगभग सभी का बराबर का अधिकार होना चाहिए। ऐसा ही जो पर्सपेक्टिव है वो सोशलिज्म का है यानी समाजवाद का है, और जो कम्युनिज्म का जो पर्सपेक्टिव है वो भी इसी से मिलता जुलता है। अब मैं आपको बताऊंगा राइट विंग जो पर्सपेक्टिव है वो क्या कहता है। जैसे कि लेफ्ट विंग पर्सपेक्टिव में सरकार का जो इंटरफेरेंस रहता है वो बिजनेसेस में बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन राइट विंग पर्सपेक्टिव ये कहता है कि स्टेट में जितने भी बिजनेस किए जाएंगे ना ही सरकार कोई बिजनेस करेगी और ना ही जो भी लोग बिजनेस कर रहे हैं उसमें सरकार का किसी भी तरीके का कोई भी इंटरफेरेंस रहेगा। तो सरकार का ऐसा मानना है कि सरकार जो रहेगी राइट विंग पर्सपेक्टिव में वो केवल एक कोच की भूमिका में या एक रेफरी की भूमिका में रहेगी। जो भी लॉज हैं, पॉलिसीज़ हैं, गाइडलाइंस है, केवल उसको फॉलो करवाना, उन नियमों को फॉलो करवाना, बस सरकार का इतना ही काम रहेगा। इससे ज़्यादा सरकार का किसी भी तरीके के बिजनेस में कोई भी किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। तो ये दो व्यूज़ मैंने आपको बताए, एक तो लेफ़्ट विंग का व्यू जो मैंने आपको बता दिया और दूसरा राइट विंग का जो व्यू है। लेकिन किसी भी देश में 100% दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू को अप्लाई करवाना लगभग इम्पॉसिबल है। दोनों के अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। ऐसा कहा जा सकता है कि किसी देश में 70 to 80% कोई भी एक जो विचारधारा है उसको फॉलो करवाया जा सकता है, लेकिन 100% फॉलो करवाना कोई भी ऐसा देश नहीं है जो कि पूरी तरीके से एक ही विचारधारा को फॉलो करवा पा रहा हो। अब इसके अपने फ़ायदे भी हैं और अपने नुकसान भी हैं। तो दोस्तों, यही समस्या है कैपिटलिस्टिक व्यू में, यानी जो राइट विंग पर्सपेक्टिव है अगर वो पूरी तरीके से अप्लाई करवाया जाता है तो उससे गरीब और अमीर के बीच का जो अंतर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जो समाज है वो दो भागों में बंट जाएगा। तो सबसे बड़ा जो इससे नुकसान है वो यही है। और बात करें अगर सोशलिज्म की, समाजवाद की या फिर वामपंथ की, तो इसको पूरी तरीके से अगर हम अप्लाई करते हैं तो इसका भी यही नुकसान है कि इकोनॉमी डूब सकती है। कोई भी तानाशाह का देश में जन्म हो सकता है, जैसा कि कई देशों में भी ऐसा हो चुका है। और दूसरा ये भी है कि जो इकोनॉमी है वो डामाडोल हो सकती है, क्योंकि इसमें सारी जो अथॉरिटी होती है वो स्टेट के पास में होती है। पूरी तरीके से जो ताकत है, डेमोक्रेसी नाम मात्र की होती है या बहुत कम होती है। तो ये दोनों पर्सपेक्टिव के नुकसान हैं। दोस्तों, मैंने आपको बहुत सरल भाषा में सोशलिस्टिक व्यू के बारे में बताया और कैपिटलिस्टिक व्यू के बारे में जो है मैंने आपको बताया। अब इन दोनों पर्सपेक्टिव को हम एग्जाम्पल से समझेंगे, और एग्जाम्पल के लिए हम लोग बहुत पीछे नहीं जाएंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी तक हम चलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, उनकी जो नीतियां थी वो विस्तारवादी थी। वो पूरे विश्व भर में अपना विस्तार चाहते थे और इसी पर आधारित उनकी नीतियां थी। वो जितना ज़्यादा मुनाफा कमा सकते थे उन्होंने उतना ज़्यादा जो मुनाफा था वो अर्न किया। साथ ही साथ में वो जितना दमन कर सकते थे उन्होंने उतना ज़्यादा दमन किया। तो इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था, जो पर्सपेक्टिव था, वो कैपिटलिस्टिक अप्रोच था। तो इन्होंने बहुत दमन किया, दमन से अपने मुनाफे कमाए और लोगों का खूब ज़्यादा शोषण किया। दोस्तों,
ईस्ट इंडिया कंपनी के जाने के बाद में जो नेहरू सरकार थी, जो नेहरू जी थे, वो सत्ता में आए। उनका जो पर्सपेक्टिव था वो सोशलिस्टिक अप्रोच था। मतलब जो भी पॉलिसीज़ बनती हैं, गाइडलाइंस बनती हैं, वो प्रो पुअर बनती हैं। प्रो पुअर का मतलब गरीबों को ध्यान में रख के बनाई जाती हैं। उन्होंने आते ही सब्सिडी की घोषणा की, क्योंकि देश की अवस्था के अकॉर्डिंगली या उस समय के जो हालात थे उसके हिसाब से वहाँ उस समय के लोगों को सब्सिडी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। नेहरू जी के जाने के बाद में जब इंदिरा गांधी जी सत्ता में आई तो वो उनकी जो पॉलिसीज थी या जो पर्सपेक्टिव था वो बहुत ही ज़्यादा प्रो पुअर पर्सपेक्टिव था, और उनका जो अप्रोच था वो प्रो सोशलिस्टिक अप्रोच था। उन्होंने सत्ता में आते ही कहा कि जितनी भी कंपनियां हैं वो सबका नेशनलाइजेशन किया जाए, और इसी के चलते 1953 के आसपास में, जहां तक मुझे ध्यान है, 1953 में एयर इंडिया का नेशनलाइजेशन कर दिया गया। बहुत सारी कंपनियों को नेशनलाइजेशन हुआ और कई कंपनियों के नेशनलाइजेशन का जो प्रोसेस था वो स्टार्ट कर दिया। लेकिन इस प्रोसेस के दौरान में ये भी समझ में आने लगा था कि पूंजी अगर आएगी नहीं, मुनाफा अगर आएगा नहीं, तो वो बांटा क्या जाएगा, जो वितरण है वो कैसे किया जाएगा, बाकी जो गरीब तबका है जिसको सपोर्ट की ज़रूरत है, या बाकी की एक्टिविटीज़ के लिए जो फाइनेंस की ज़रूरत है, वो कहाँ से कंप्लीट हो पाएगी, वो कहाँ से पूरी हो पाएगी। तो इसी के चलते काफ़ी सोचा गया, विचारा गया, और राइट एक अप्रोच लेने की, यानी कैपिटलिस्टिक अप्रोच लेने की बात की गई। तो कैपिटलिस्टिक अप्रोच की जब बात की गई तो बाहर के देशों के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए मार्केट को खोला गया, और एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जो बिजनेस फ्रेंडली हो और जो बिजनेस के लिए बहुत आसान हो। दोस्तों, बिजनेस फ्रेंडली माहौल बनाने का एक बेनिफिट ये हुआ कि बाहर की जो कंपनी थी वो इंडिया में आने लग गई। यहाँ एक बिजनेस फ्रेंडली माहौल बनने लगा, कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ आई, जॉब का क्रिएशन हुआ, और बाकी सारी चीज़ें भी जो पॉजिटिव डायरेक्शन में थी एक बिजनेस को लेते हुए, वो सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई। 1991 के आसपास में कह सकते हैं कि एक जो इकोनॉमिक जो लिबरलाइजेशन था वो स्टार्ट हो गया था। तो इससे बाहर के बिजनेस को बहुत ही सपोर्ट मिलने लगा, एक बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट मिलने लगा, और प्राइवेट कंपनियां जितनी थी उनको बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा मिलने लगा। इससे एक फ़ायदा और भी हुआ, अगर आपको मालूम हो, 2001 से जहाँ तक है, 2001 से लेकर 5 तक कई कैरियर कंपनियां जो हैं वो इंडिया में आई। जो भी एयरलाइंस कंपनियां थी उससे आपने देखा होगा कि कंपटीशन था, तो हमको बहुत ही चीप प्राइस में फ़्लाइट के रेट, जो फ़्लाइट्स थी वो मिल रही थी, जो कैरियर थे। तो कई तरीके से इसमें भारत को फ़ायदा मिलने लगा। तो दोस्तों, जब प्राइवेट बिजनेसेस को इतना सपोर्ट मिलने लगा तो यहीं से बात शुरू हुई प्राइवेटाइजेशन की, और ये भी बात चलने लगी कि जो असेट्स है जो सरकार के कंट्रोल में है और जो बुरी तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं उनका प्राइवेटाइजेशन करने की, मतलब एक तरीके से वो असेट्स जो कि सरकार पे बर्डन है, तो या वो किसी भी तरीके से सरकार को कोई मुनाफा नहीं दे रहे हैं, तो वहीं से उनके प्राइवेटाइजेशन की जो बात थी वो स्टार्ट हो गई। तो इस तरीके से 2003 में एयर इंडिया का भी प्राइवेटाइजेशन हुआ, जो कि अब जाके कंप्लीट हुआ है, और कई कंपनियों की प्राइवेटाइजेशन की बात कर रही है, और कई कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन हो चुका है। बहुत सारी कंपनियों का, जैसे इंश्योरेंस सेक्टर में आपने सुना होगा न्यूज़ में कि प्राइवेटाइजेशन हुआ है, और जैसे एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन जाके हुआ है, जो कि बहुत पहले समय से स्टार्ट हो गया था, और भी कई सरकारी कंपनियां हैं जिनका प्राइवेटाइजेशन चल रहा है। जो रेलवे में भी कुछ हिस्सों में प्राइवेटाइजेशन की बात की जा रही है, प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ से प्राइवेटाइजेशन की जो बात थी, जो प्रोसेस थी, वो चल रही है, और आगे भी सरकार प्राइवेटाइजेशन कर रही है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही शॉर्ट में कि राइट पर्सपेक्टिव या फिर लेफ़्ट पर्सपेक्टिव को अगर पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो उससे क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है। पहले मैं राइट पर्सपेक्टिव के बारे में बताता हूँ, यानी कैपिटलिस्टिक अप्रोच के बारे में बताता हूँ। अब इसमें क्या होता है, सारी जो अथॉरिटी होती है वो सरकार के हाथ में होती है। सुई, तलवार, बंदूक, जितनी भी चीज़ें होंगी वो सरकार बनाएगी। इसमें हर चीज़ पे सरकार का कंट्रोल रहता है, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, वो सरकार के अंडर में रहती है, और सरकारी मैनेजमेंट या सरकार चीज़ों को देखती है। अब इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है? इसकी समस्या ये है, आपने देखा होगा जितनी भी सरकारी कंपनियां होती हैं वो कितनी इररिस्पॉन्सिबल होती हैं। BSNL का एग्जांपल ले लीजिए, बाकी कंपनियों का एग्जांपल ले लीजिए। यहाँ कोई एक्सपर्टाइज नहीं होती, आपको एक नॉर्मल सा कंपटीशन निकालना होता है, आपकी सरकारी नौकरी लग जाती है, किसी भी तरीके का मोटिवेशन नहीं होता है।
जब सरकारी कंपनियां सरकार के अंडर में होती हैं तो उनको जो इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर को किसी भी तरीके का जवाब नहीं देना होता है। उनको पता है कि सरकार के अंडर में हमारी कंपनी है, कोई नुकसान भी होगा, घाटा भी बड़ा होगा तो सरकार की तरफ से मिलने वाला जो भी पैसा है, जो भी फंड है या सहायता है, उससे मैनेज हो जाएगा। ना ही उनकी सैलरी रुकनी है, ना ही ऊपर से उनके ऊपर कोई प्रेशर टाइप का होता है। और एक्सपर्टाइजेशन तो मैंने आपको बता दिया है, वो किसी भी तरीके से नहीं होता है। और जब ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं तो वर्क करने का मोटिवेशन नहीं होता है। तो प्रॉफिट को अर्न करना या ऐसी सोच के साथ में और ऐसे मैनेजमेंट के साथ में प्रॉफिट के डायरेक्शन में जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो वेल्थ क्रिएशन नहीं होगा, वेल्थ क्रिएशन नहीं होगा तो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी। और धीरे धीरे इस प्रकार की जो कंपनियां होती हैं वो सरकार के लिए एक बोझ बन जाती हैं। और सबसे बड़ा नुकसान मैं आपको बताता हूँ क्या है। कोई सरकार आती है, 5 साल तक रहती है, 5 सालों में वो अपने हिसाब से इन कंपनियों के लिए पॉलिसीज़ बनाती है, मैनेजमेंट में जो भर्तियां होती हैं टॉप मैनेजमेंट में या जो भी चीज़ें होती हैं वो सब सरकार करती है। उस सरकार के जाने के बाद में अगली सरकार आती है, सपोज़ राइट की गई, लेफ़्ट की आई, फिर वो अपनी पॉलिसीज़ लेके आती है, सारी चीज़ों में बदलाव करती है, मैनेजमेंट में जो है बदलाव किया जाता है। तो बड़ी पेंडुलम जैसी इन कंपनियों के लिए स्थिति हो जाती है, जो राइट, लेफ़्ट, सोशलिज्म, कम्युनलिज्म के बीच में भटकती रहती हैं। और बस पॉलिटिकल एजेंडे के लिए इनका ज़्यादातर जो है कभी कभी इस्तेमाल भी किया जाता है, जिसमें प्रॉफिट तो नहीं मिलता। ये कंपनियां घाटे में लंबे समय से रहती हैं। जैसे BSNL बहुत लंबे समय से घाटे में हैं। और भी आप लिस्ट में आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, ये इतनी कंपनियां हैं जो कि बहुत बड़े बड़े घाटे में हैं। तो सबसे बड़ा नुकसान जो होता है वो यही होता है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी इन कंपनीज में ज़्यादा रहता है। अब दोस्तों राइट टर्न अप्रोच लेके देखते हैं। पूरी तरीके से अगर जितनी भी कंपनियां हैं उनका प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए तब देश को क्या नुकसान होने वाला है। पूरी तरीके से प्राइवेटाइजेशन कर देने के बाद में जितनी भी अथॉरिटी रहेगी वो इन कंपनियों के हाथ में रहेगी। और इनका जो अप्रोच होता है वो प्रॉफिट ड्रिवन अप्रोच होता है, यानी इन्हें सबसे ज़्यादा मतलब प्रॉफिट से होता है। जो आम जनता है, जो कि नॉर्मल पीपल, कॉमन पीपल है, उनसे उनका कोई ज़्यादा वास्ता नहीं होता, लेना देना नहीं होता। तो इनके माइंड में सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट होता है। लेकिन हाँ, फ़ायदा ये रहता है कि ये मोटिवेटेड रहते हैं, इनको इन्वेस्टर को जवाब देना रहता है, इनको कॉम्पिटिटिव तरीके से ये काम करते हैं क्योंकि इनको प्रॉफिट कमाना होता है। कंपनी अगर घाटे में जाएगी तो मैनेजमेंट को जवाब देना पड़ता है। तो इस तरीके से प्रॉफिट ड्रिवन अप्रोच के साथ साथ में मोटिवेटेड भी रहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट लेके भी आते हैं। लेकिन बस नुकसान यह है कि आम जनता के बारे में या कॉमन पीपल के बारे में कुछ भी ऐसी ना ही सहानुभूति रखते हैं, ना ही ये सोचते हैं। दूसरी चीज़, एक नुकसान जो है सबसे बड़ा वो यह है कि अगर पूरी तरीके से प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाएगा, बाहर का इन्वेस्टमेंट जो है अगर आएगा तो हमारे देश की कई चीज़ें जो होंगी वो बाहर की ताकतें कंट्रोल कर पाएंगी। जैसे कि हमारे देश की कई कंपनियों में बाहर का इन्वेस्टमेंट है और हमारा एक देश है, एक मित्र देश है चाइना। तो चाइना जो है, चाइना का बहुत सारा इन्वेस्टमेंट जो है भारत की बड़ी बड़ी कंपनियों में है। तो ये बहुत ख़तरनाक बात भी है, किस तरीके से वो हमारा डाटे को कलेक्ट कर रहा है, किस तरीके से वो उस डाटा का यूज़ करेगा। और साथ ही साथ में कई बार ऐसा भी होता है कि जब बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है तो आपके पास में, दूसरे देशों के पास में वो ताकत होती है कि वो वहाँ से बैठे बैठे यहाँ की चीज़ों को बदल सकते हैं। जैसे सपोज़ कोई एक न्यूज़ चैनल है, वहाँ पे चाइना का बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है, तो चाइना अपने हिसाब से उस न्यूज़ चैनल पे अपने एजेंडा को सेट कर सकता है, कोई भी पर्सपेक्टिव बनवा सकता है या किसी भी तरीके से यूज़ कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा खतरा है कि हमारा जो डाटा है वो बाहर जाएगा, हमारे जो पॉलिटिकल चीज़ें हैं वो इन्फ्लुएंस हो सकती हैं, या हमारा जो देश का एनवायरनमेंट है वो इन्फ्लुएंस हो सकता है। तो कहीं ना कहीं सरकार का कंट्रोल भी ज़रूरी है। ना ही पूरी तरीके से कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन किया जाना चाहिए और ना ही पूरी तरीके से सरकार को उसके अपने अंडर में रखना चाहिए। तो हमें बीच का अप्रोच ही इसका सॉल्यूशन है, जो दोनों के बीच की जो साम्य स्थिति है। तो ये अप्रोच जो है वो सबसे बेहतर है। तो दोस्तों, दोनों ही लाइट और लेफ्ट अप्रोचेस के बारे में, पर्सपेक्टिव के बारे में, जो भी कैपिटलिस्टिक अप्रोच है या जो भी सोशलिज्म का अप्रोच है, दोनों के बारे में मैंने आपको जानकारी दी कि प्राइवेटाइजेशन
सरकार अगर चीज़ों को अपने अंडर में रखती है तो उससे क्या नुकसान है और क्यों सरकार को ऐसी कंपनियों को अपने अंडर में रखना चाहिए। आपको तो पता है सरकार का मैनेजमेंट कितना ढीला होता है। तो मैंने बहुत शॉर्ट में आपको बता दिया कि जो चीज़ें सरकार पे बर्डन है, सरकार को किसी भी तरीके का मुनाफा नहीं दे रही हैं, उनको बोझ बना के रखने से बेहतर है प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए। मोटिवेशन होता है, स्किल्स होते हैं, प्राइवेट सेक्टर के पार्ट में एक्सपर्टाइज होती है। सरकारी कंपनियों को तो आपको पता है, सरकारी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लो, आप वहाँ के जीएम बन जाओगे, आप वहाँ के बाकी का स्टाफ बन जाओगे। तो कोई कंपटीशन नहीं होता, एक्सपर्टाइज नहीं होती, और जहाँ एक्सपर्टाइज नहीं है वहाँ प्रॉफिट खींचना वहाँ से बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो राइट अप्रोच और लेफ़्ट अप्रोच दोनों के बारे में मैंने आपको बताया है। तो अब जैसे फॉर एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे रेलवे है, तो रेलवे में रेलवे सरकार के अंडर में है, रेलवे घाटे में भी जा रही है, हर साल रेलवे का घाटा भी बढ़ रहा है। लेकिन सरकार ने अब कुछ रेलवे ट्रैक को प्राइवेट किया है, जहां प्राइवेट ट्रेनें भी दौड़ेंगी। तब इससे समझ में आएगा कि वो जो प्राइवेट प्लेयर हैं वो जब यूज़ कर रहे हैं वही ट्रैक का, ट्रेन्स का, तब उनको मुनाफा मिल रहा है कि घाटा मिल रहा है। कुछ समय में ये चीज़ें साफ़ हो जाएंगी। तब जो सरकारी कंपनी रेलवे की है उसको भी ये समझ में आएगा, उनके ऊपर भी दबाव बढ़ेगा कि वही रेलवे ट्रैक है, वही सारा सब कुछ है, लेकिन प्राइवेट प्लेयर जो उस ट्रैक का यूज़ कर रहे हैं वो वहाँ से बेनिफिट कमा रहे हैं, वो वहाँ से प्रॉफिट में जा रहे हैं, वो अच्छी सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो ये जो सरकार वाली साइड है इस पर भी कंपटीशन बढ़ेगा कि हम क्यों नहीं प्रॉफिट कमा सकते, हमको क्या ऐसी चीज़ें हैं, बदलाव लाना चाहिए, मोटिवेशन मिलेगा, मैनेजमेंट में तब्दीलियाँ आएंगी, मीटिंग्स होंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी, तब चीज़ें अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से हो पाएंगी और चीज़ें जो हैं वो सामने खुल के आ पाएंगी। तो इसलिए कैपिटलिस्टिक अप्रोच के साथ साथ सोशलिज्म अप्रोच भी ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं महंगी ट्रेनें, तो उनके प्राइवेट प्लेयर के पास में छोड़ दिया जाए, जो अपने पैसे का यूज़ करना चाहते हैं, बेहतर फैसिलिटीज़ चाहते हैं, है ना। और सोशलिस्टिक व्यू भी चाहिए। सोशलिस्टिक व्यू में जहाँ गरीबों का ध्यान रखा जाए, जो सरकार के अंडर में है, वहाँ पे कम पैसों में जो भी टिकट है, जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो उनको मिलें। तो दोनों ही अप्रोच ज़रूरी हैं, इसलिए दोनों अप्रोच के सामने ज़रूरी है। तो ये मेरा एक अपना ओपिनियन है। बाकी आपको कोई भी टॉपिक के बारे में अगर जानकारी चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मुझे लिख सकते हैं, जो भी कमेंट बॉक्स में है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और मैं इसी तरीके से और बेहतर तरीके से वीडियो आपके सामने लाता रहूँगा, बहुत ही शॉर्ट में, ताकि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। धन्यवाद।